नमस्कार, मैं कुलदीप सरदार। राहुल द्रविड़ की तस्वीर के साथ रविंद्र जडेजा के बारे में बात करने के लिए मुझे माफ करें। लेकिन आज रविंद्र जडेजा की ही बात ज्यादा हो रही है। भारत टेस्ट मैचों की सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया से चल रही थी, घरेलू सीरीज, वो जीत गया है और तमाम जगहों पर हेडलाइंस चल रही हैं कि क्या रविंद्र जडेजा भारत के लिए टेस्ट के सबसे उपयोगी, सबसे बेशकीमती खिलाड़ी बन गए हैं। एक समय टेस्ट में उनकी जगह पक्की भी नहीं मानी जाती थी। अभी वो बॉलिंग रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं और इस सीरीज में वो मैन ऑफ द सीरीज रहे। बल्ले से भी अच्छा प्रदर्शन किया, गेंद से तो आपने देखा ही कि अच्छा प्रदर्शन किया। इस पर बात करेंगे। आप लोगों की जो भी सहमति है, असहमति है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। आपके सवाल भी लेंगे। बात करेंगे केतन से, जो हमारे लोकल क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ यूं तो फुटबॉल एक्सपर्ट है। चेहरा दिखा दो। इनका नाम सूरज है। ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और अभी नवभारत टाइम्स में थे इस नौकरी से पहले, और अब एक इंटरनेशनल मीडिया संस्थान को ज्वाइन करने जा रहे हैं बतौर फुटबॉल कंटेंट एडिटर। तो उससे पहले मिलने आए थे, इत्तेफाक से हमारे साथ थे। तो आज इनसे क्रिकेट पर ही थोड़ी सी बात कर लेंगे। ये आमतौर पर आपको फुटबॉल की जर्सी में ही दिखाई देते हैं, क्रिकेट पर भी थोड़ी बात तो करते ही हैं। खार खाते हैं वैसे। ये भी एक ये क्रिकेट देखने वालों को और उस पर बात करने वालों को, जरूरत से ज्यादा बात करने वालों को गरियाते भी बहुत हैं, है ना। लेकिन ठीक है, मतलब जर्नलिस्ट हैं तो बात तो करेंगे ही सब पे। रविंद्र जडेजा, जिन्हें अंडरडॉग समझा गया था, खासतौर से जहां तक टेस्ट क्रिकेट की बात आती थी, हम लोग कहते थे कि T20 में ठीक है, ODI में ठीक है, पर टेस्ट में तो जडेजा को खिलाना ही क्यों है। 1 साल पहले ही शायद इस तरह के स्वर बहुत तेजी से, 1.5-2 साल पहले, और बल्कि 2.5-3 साल पहले तक तो कोई मानता नहीं था कि ये टेस्ट खिलाड़ी भी बन पाएंगे। आज वो टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर हैं, अश्विन से आगे हैं, डेल स्टेन से आगे हैं। क्या अब मान लिया जाए, मतलब अपने तमाम आग्रहों, पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों को साइड रख के, कि रविंद्र जडेजा ने सबसे वैल्यूएबल टेस्ट क्रिकेटर की जर्सी, कुर्सी हथिया ली है। पिछले 1-1.25 साल से सारे के सारे टेस्ट इंडिया में ही हो रहे हैं, तो ये बहुत मायने रखता है कि पिछले 1 साल में कितना क्या हुआ। और सिंस वो सारी चीजें इंडिया में ही हो रही हैं, उन्हीं पिचेस पे हो रही हैं जो हम, मतलब स्पिन को फायदा देने वाली, जिसमें मैच के आधे घंटे में फुट मार्क्स बनने लगते हैं। ईशांत शर्मा खोद के रख देता है। हम साउथ अफ्रीका से जो टेस्ट मैचेस थे 3.5 दिनों में खत्म हो रहे थे। ऐसी जगहों पे रविंद्र जडेजा से ज्यादा मारक तो है ही नहीं कोई। इसकी वजह क्या है? मतलब अब वो कैसे अश्विन को भी सरपास कर देते हैं ऐसी जगहों? हाँ, अश्विन को सरपास कर देंगे, मतलब वो बहुत ही आसान काम है। ऐसा है जैसे तालाब जैसे सूख जाए ना जब, तो जो जमीन बनती है वैसी पिच बन रही है। अभी जो धर्मशाला में मैच हुआ है, यहाँ पे बहुत ही सॉलिड पिच थी जो पेस बॉलर्स को काफी असिस्ट कर रही थी। वहां पर पहली इनिंग्स में उसे 1 विकेट मिला, और जैसे जैसे थोड़ी सी डिटेरिएट हुई तो उसे 4 विकेट मिले दूसरे इनिंग्स में। तो ये बहुत सारा सिनेरियो क्लियर करता है यहाँ पे। प्लस अभी जो 5 मैचेस हुए हैं 2017 में, उसमें सबसे ज्यादा विकेट्स उसी ने लिए हुए हैं, और वो अचानक से शूट हुआ है। अभी तक वो नहीं था रैंकिंग में, वो शूट हुआ है पिछले कुछ वक्त में। तो ये जो जिस एनवायरनमेंट में वो बॉलिंग कर रहा है, वो सबसे ज्यादा उसे असिस्ट कर रहा है इन सारी चीजों में। ठीक है। एक जडेजा को लेकर के उनके क्रिकेटीय हुनर के अलावा भी सर जडेजा वाला भाव रहा है ना। हम लोग मजाक में, धोनी ने ट्वीट किया था एक बार, सर जडेजा, किसी ने फेक हैंडल भी, पैरोडी अकाउंट भी सर जडेजा बना रखा है। तो एकदम सर जडेजा वाला प्रमोशन भी उनका हो रहा है एकदम से रैंकिंग में। लेकिन ये आप मानेंगे कि सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर बन गया। किसी ने हेडलाइन लगाई है कि भारत का सबसे वैल्यूएबल टेस्ट क्रिकेटर इस समय विराट कोहली नहीं है, और आगे वो जैसे वेबसाइट्स लगाती हैं, आप जानकर चौंक जाएंगे कि कौन है। देखिए, मतलब विराट कोहली का फॉर्म इस सीरीज में कम से कम डाउन रहा है, और ये हमारी मीडिया का चरित्र रहा है कि एक सीरीज में अगर कोई प्लेयर गिरता है तो उसको हटा देते हैं। और रही बात मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की, तो मुझे लगता है अभी जडेजा के पास टाइम है।
उनको ये अचीव करने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी वो इंडियन पिचों पे खेल रहे हैं जहां पूरी तरह से उनकी फ्रेंडली पिचेज हैं, वो विकेट ले रहे हैं क्योंकि उनके पास वैरायटी है। अश्विन को आप देखेंगे तो कैरम बॉल के अलावा 2 ही 3 वैरायटी है, जबकि जड्डू कभी सीधी डाल देते हैं, कभी तेज डाल देते हैं, कभी रोक के डाल देते हैं, तो इसका फायदा उनको मिलता है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि जब साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की फास्ट पिचों पर ये कैसा परफॉर्म करते हैं, तभी ऐसा कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, अभी ये तमगा देने की जल्दबाजी ना की जाए कि मोस्ट वैल्यूएबल हो गए, थोड़ा सा जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया को हराया, इसके पहले इंग्लैंड को हराया, तो जोश है। और उसमें बोल दिया कि भाई साहब जडेजा ये है वो है, कोहली पीछे रह गया और पता नहीं क्या क्या। हम ये ना भूलें कि जब ऑस्ट्रेलिया में मिशेल जॉनसन अपने फायरी बेस्ट पे था, उस टाइम पे कोहली ने डबल सेंचुरी मारी थी। एक टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मारी थी। पूरी टीम एक तरफ थी और कोहली का गेम अलग दिख रहा था। कैप्टन पहला टेस्ट था वो उसका, एज अ कैप्टन पहला। और ऐसे ही पुजारा ने जो बड़े स्कोर्स मारे हैं, तो इन सभी के पास अगर हम जडेजा को देखें कि वो मोस्ट वैल्यूएबल या ऐसा कुछ है, तो वो बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेटेड लगा। मोस्ट वैल्यूएबल एग्जैजरेटेड हो जाएगा। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा संशोधित करके ऐसे कहूं कि वो भारतीय पिचों पर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं, तो आप लोग इस पर विचार करेंगे कि तब भी नहीं करेंगे? थोड़ा सा संशय है मुझे, क्योंकि देखिए जिस पिच पे बैट्समैन खड़े नहीं हो पा रहे, वहां पुजारा 500 बॉल्स खेल रहा है। तो मेरे लिए उसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर वो ही ना खेलता, स्कोर ही ना बनता, तो आप क्या करते? हर टेस्ट मुंबई टेस्ट की तरह नहीं होता कि हम 93 पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर ले जाएंगे। उस टाइम के पास मुरली, कार्तिक, अनिल कुंबले और हरभजन सिंह जैसे 3 टॉप क्लास स्पिनर थे। आपका कुलदीप डेब्यू कर रहा था, इकलौता जो जमा स्पिन में नाम हो रविचंद्रन अश्विन है। जडेजा अपने भारतीय महाद्वीप में भी उतना नहीं चलते, सिर्फ इंडिया में चलते हैं। तो एक नाम के भरोसे आप ये उम्मीद मत करिए कि आप 93 घंटे ऑल आउट कर लेंगे। तो अब ऐसे प्लेयर जो 500-500 बॉल्स खेल ले जाते हैं, मतलब 500 बॉल आप समझ रहे, वनडे की 2 इनिंग्स हो गई, अकेले खेल गया वो। तो ये इनके आगे भी कहना बहुत अतिशयोक्ति होगी, अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो ये बड़ी बात होगी। और इतने छोटे टर्म में अगर हम सारी चीजें इक्वेट करने लगे, तो उस हिसाब से तो कुलदीप यादव ने जिस इनिंग्स में 4 विकेट लिए, उसमें जडेजा ने 1 लिए। तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर से अच्छा भी एक प्लेयर है हमारे पास, हम ऐसा भी कह सकते हैं। बट देन ये एक छोटा टर्म है। ये मैं एक चीज, मतलब चूंकि मैं डेविल्स एडवोकेट हो गया हूँ, अभी मुझे पता लग गया है कि आप लोग जडेजा को मोस्ट वैल्यूएबल नहीं मान रहे हैं। हो सकता है मैं भी ना मानता हूं, लेकिन फिर भी जो दलीलें आ रही हैं उन पर, जैसे कि रविंद्र जडेजा को उनके हुनर, उनकी शैली, उनके स्टाइल ऑफ बॉलिंग और बैटिंग के लिहाज से कभी भी उस पर ज्यादा बात नहीं होती है कि उसके पास वैरायटी है, या वो जो स्क्वायर कट मारता है वो इस तरीके से मारता है, उसकी ड्राइव में ये कलात्मकता है या टाइमिंग कैसी है। लेकिन काम के स्तर पर जब कहते हैं ना कि वर्क हॉर्स है या नहीं है, तो जो आंकड़े बोलते हैं कि जब जरूरत थी रविंद्र जडेजा ने विकेट लिए हैं, जब जरूरत थी तो उसने रन भी बना दिए हैं, 50 भी मार दी है। क्या हमारे पास पिछले कुछ समय के उनके आंकड़े हैं, निकाल के रखे हैं? तो एक बार वो दिखाइए, बताइए कि किन आंकड़ों के आधार पर ये दावा किया जा रहा है। जो लोग कह रहे हैं, भले ही एग्जैजरेशन में कुछ लोग कहें इसे, जो लोग कह रहे हैं कि रविंद्र जडेजा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन गए हैं या बनने की ओर हैं, तो वो आंकड़े क्या हैं? एक बार केतन बता भी दीजिए, अगर आपने लिख के रखे हो तो। ये उसका अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये उसका विदेशी पिचों पे परफॉर्मेंस है। अच्छा। तो इसमें ऐसा है कि इंग्लैंड में इसने 4 मैचेस खेले हैं जहां पर इसे 9 विकेट मिले हैं। न्यूजीलैंड की 2 मैचेस में 3 विकेट हैं, 1 मैच साउथ अफ्रीका, 1 मैच वेस्ट इंडीज, जिसमें इसे 6 और 3 मैचेस मिले, 3 विकेट्स मिले। तो कुल मिला के इन्हें 8 मैचेस में टोटल 21 विकेट मिले, जो इंडिया के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है, हद से ज्यादा। इसने 5 मैचेस में कितना 21-22 विकेट्स अभी निकाल लिए हैं। हाँ, इस साल 24 विकेट निकाले हुए 5 मैचेस में। और यहाँ पर इन्होंने पिछले 3 सालों में 8 मैचेस जो बाहर खेले हैं उसमें 21 है। तो ये बहुत ज्यादा क्लियर कर देता है चीजों को। हाँ, एवरेज में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। करियर एवरेज अगर इनका कितना 23 का है, तो बाहरी पिचेस पे 41 का है। और ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है इनके बीच में। लेकिन जो ये वाली बात होती है कि किस टाइम पे आके कब मार दिया, तो वो हो जाता है ये कैसे हो जाता है पता नहीं, लेकिन हाँ कर रहा है, और उससे हम डिनाई भी नहीं कर सकते हैं, कतई डिनाई नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में। लेकिन अगर अपनी बैटिंग में थोड़ा और सुधार के, जैसे बिना जरूरी मौकों पे जो छक्के मारने की कोशिश करता है और लौट जाता है, तो अगर ये टेम्परामेंट ले आए टिकने का, तो फिर ज्यादा नहीं 6 महीने 1 साल में वो हो सकता है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। इसमें एक एक्सक्यूज ऐसे दिया जाता है ना
कि ये उसका उसका स्टाइल ही यही है। पर टेस्ट क्रिकेट में कम से कम ये नहीं चलता है कि उसका स्टाइल ही यही है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में आप अपने आप को इवॉल्व करके लाते हो, तब आप वहां पहुंचते हो कि आप वहां बैटिंग करना शुरू करो। मैं अपने सवालों को दो अलग अलग तरीके से फ्रेम करके और उनमें थोड़ा बदलाव करके आपके सामने रख चुका हूँ, तीसरी बार रख रहा हूँ। क्या रविंद्र जडेजा बतौर टेस्ट प्लेयर इम्प्रूव कर रहे हैं? हाँ, ये बॉलिंग में तो दिख रहा है, लेकिन बैटिंग में कहीं से नहीं दिख रहा। जो रणजी में जिसके नाम दो दो ट्रिपल सेंचुरीज हों, उससे तीन, उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि आप 20-30 रन बना के फिर सीधे छक्के मारने की कोशिश करने लगो। टिको यार, पिच पे टिकोगे, वक्त बिताओगे। बॉलर जब तक हताश नहीं होंगे तो टेस्ट में रन नहीं बनेंगे, जब तक उनकी लाइन लेंथ। अब पुजारा को देखिए, डिमोटिवेट कर देता है, पिच पे खूंटा गाड़ के बैठ जाता है। फेंको, जितनी फेंकनी हो फेंक लो, थक जाओगे, लाइन लेंथ खराब होगी, मैं अपने आप चौके ले लूंगा। ओवर में एक चौका आता है, बहुत है टेस्ट में। तो ये उनको देखना हो, टेम्परामेंट में अपना सुधार करना। वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली वो इंटरनेशनल खेल रहा है, हम लोग कभी खेले नहीं। कई लोग कहते हैं कि आप जब पिच पे जाओगे, हाँ 140 की गेंद आएगी तब समझ में आएगा। तो भाई 140 की गेंद आ रही है, तू साल से खेल रहा है, 4 साल से 5 साल से खेल रहा है ना वही 140 की गेंद। तो अब एक उम्र के साथ आता है ना गंभीरता, बैटिंग में वो नहीं दिख रही। बॉलिंग में तो दिख रही है, विकेट्स मिल रहे हैं, लेकिन बैटिंग में नहीं दिख रही। अगर बैटिंग में दिखने लगे तो साल 2 साल में निश्चित तौर पर मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हो जाएंगे, क्योंकि वो बैट बॉल और फील्डिंग तीनों में योगदान दे सकते हैं। ऐसा अभी कोई प्लेयर है नहीं इंडियन टीम में। क्या हम ऐसा अगर तुलना करें, हालांकि किसी प्लेयर से तुलना करना अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर हमने हाँ तो ये दूसरा कोई तरीका नहीं है तुलना करने का। आप खुद को बचाते हैं कि मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक वो लेते हैं कि पाकिस्तान में जो शाहिद अफरीदी की स्थिति थी कि वो आदमी खेला 20 साल लगातार, कभी उसने बड़े स्कोर नहीं किए, लेकिन हमेशा उसे डर लगता था। वो ऐसा करता भी था, कभी अचानक विकेट ले लेगा, कभी अचानक रन बना देगा, कहीं भी मार देगा। तो वो शायद स्किल जडेजा के पास भी है, ये भी कहीं भी बॉल हिट कर सकते हैं, कहीं भी मार सकते हैं, ऐसा करते भी हैं। अचानक खेल रहे हैं छक्के मार देंगे। टेस्ट में कौन जाता है छक्के मारने? और दूसरी चीज़ है बॉलिंग में, कभी तेज फेंकेंगे, कभी इनकी बॉल टर्न भी नहीं होती है, फिर भी विकेट मिल जाता है। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि कुछ वैसा शेप हो रहा है इनका करियर? अगर ये खुद को अपनी ट्रिपल सेंचुरीज जो इन्होंने लगाई थी उसी के हिसाब से खुद को इम्प्रूव न करें, तो जैसा कि सूरज ने कहा था कि बैटिंग में वो कंसिस्टेंसी उनकी नहीं दिख रही है। ये ऐसे बहुत टेस्ट क्रिकेट के सौंदर्य वाली बात हो जाएगी, मतलब बिल्कुल ही उस लेवल पे, किताबी लेवल पे। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ कि छक्कों का गेम तो है ही नहीं, और छक्कों का मतलब सिक्सर्स का, वो उसका गेम तो है ही नहीं क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट सॉरी। तो वहां पर कोई कब छक्का मार देगा तो वो ठीक है, मार दिया अच्छी बात है, बट देन हाँ, आपका टेस्ट क्रिकेट कभी आपके मारे गए छक्के से डिफाइन ही नहीं होगा, कतई नहीं होगा आप कितने मारिए। अच्छा ठीक है, इस टेस्ट मैच से जडेजा के आगे इधर जैसे कुछ लोगों ने कहा कि उमेश यादव की बॉलिंग में थोड़ी कंसिस्टेंसी और थोड़ी मैच्योरिटी दिखने लगी है, और इसके क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं जो सकारात्मक हों इस सीरीज के? एक तो उमेश यादव है, उमेश यादव डेफिनेटली है। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को उसने इस पिच पे, धर्मशाला वाली पिच पे जो थी एक थोड़ी बहुत पेसर्स के लिए, उस पर उसने बहुत सही बॉलिंग करी, कंसिस्टेंटली 140 के उसमें फ्रेम में रहा है वो। और ये भी नहीं है कि गेंद ठीक है तेज निकल रही है, बाउंस नहीं है, कुछ भी अच्छी बाउंस है और स्विंग भी अच्छी है। भुवनेश्वर कुमार ने डेविड वार्नर के कंधे पे एक गेंद मारी, तो ठीक है भले ही एक ही गेंद मारी, लेकिन वो बहुत मायने रखती है। वो कम से कम अगले 10 मिनट के लिए वार्नर को उसने पीछे ही रखा फिर, हाँ अगले 10 मिनट तक वार्नर कम से कम ये था कि कभी भी अपने ऊपर भी गेंद आ सकती है। ठीक है, और बैटिंग खेमे में मतलब ये तो आपने बता ही दिया है कि पुजारा को बहुत उम्मीद से आप देख रहे हैं, वो भी और उनके अलावा भी। अब देखिए, मुरली विजय में भी काफ़ी सुधार देखा गया। जैसे पहले वो अपना विकेट थ्रो करते थे, लेकिन अब उनमें दिख रहा है। और लोकेश राहुल, केएल राहुल, करुण नायर, हमारी बेंच अभी, पहले क्या होता था 90s में या फिर अर्ली 2000 में जब गांगुली कैप्टन थे तो क्या बेंच पे कोई नहीं है,
11 जो खेल रही है, बाकी बेंच से किसी को लाए तो हम लोग पहले ही टीवी बंद, अरे हटाओ यार क्या खेलेगा ये। तो अब ये बात नहीं है, हमारे पास बेंच भी है और अभी जो रेगुलर खेल रहे हैं, अगर इनमें से सिर्फ रोहित शर्मा को हटा दिया जाए तो सबके अंदर वो जज्बा दिखता है, वो चाहते हैं कि टेस्ट में खुद को प्रूव करें, विकेट पे टिकना चाहते हैं। नहीं, रोहित शर्मा अपना विकेट थ्रो करता है, इसमें कोई शक नहीं, वो बड़े मैचों का प्लेयर है, वनडे में अच्छा खेलता है, लेकिन भाई टेस्ट का जो टेम्परामेंट है वो उसके पास नहीं है, चाहे छठे पे उतारो या ओपनिंग करा लो, वो जमने के बाद थ्रो कर देता है। तो लेकिन ये जो है इनसे थ्रो नहीं होता। आप पुजारा को देखिए, 500 बॉल्स खेलने के बाद भी आउट हो तो फ्रस्ट्रेशन थी उसके चेहरे पे, और रोहित शर्मा मुस्कुराते हुए चला जाता है कि भाई अब तो हो गया, क्या कर लूंगा। और मतलब आप लोग तो खेल पत्रकारिता करते भी हैं, लोग वैसे भी भारत में क्रिकेट के एक्सपर्ट तो आम लोग भी हैं, तो ऐसे ही मतलब बतौर खेल पत्रकार बताना चाहें या बतौर दर्शक कि भारत की टेस्ट क्रिकेट टीम का पहली, दूसरी, तीसरी जो बल्लेबाजी जोड़ी है, जो बैटिंग स्लॉट्स हैं, कौन कहाँ पर अभी अपेक्षाकृत तौर पर थोड़ी कमजोर है, कि वहां थोड़ा जो खिलाड़ी है वो ही दुरुस्त हो जाए, या थोड़ा रिप्लेसमेंट हो आने वाले समय में कि 1 डाउन तो ठीक है पर 2 डाउन पे थोड़ा सा भी मजा नहीं आता है। ऐसा कुछ इस तरीके से आप लोगों ने एनालाइज किया है क्या, सोचा है, या ठीक ठाक ही है अभी जो टीम है इसको थोड़ा खेलने दिया जाए, इन्हीं को मौका दो, टीम तो बढ़िया है, खेलते खेलते पक जाएंगे। ओपनिंग में अगर थोड़ी कंसिस्टेंसी हो जाए, पार्टनरशिप वाली बात है, अभी एक चलता दूसरा नहीं चलता, तो ये अगर दूर हो जाए और कंसिस्टेंसी हो जाए, और अब तीसरे पे पुजारा आ जाता है, चौथे पे कोहली आ जाता है अगर फिट है तो, पांचवें छठे का भी थोड़ा कभी कभार गड़बड़ हो जाती है, जिससे साहा के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाता है। अश्विन शायद ऊपर आता है, अश्विन को ऊपर भेजते हैं, तो ये मतलब एक परमानेंट सॉल्यूशन, जिससे एक जमाने में दादा आते थे छठे नंबर पे, तो दादा खूंटा गाड़ लेते थे, फिर लक्ष्मण आए, टेलेंडर्स के साथ लक्ष्मण से बढ़िया बैट्समैन मुझे नहीं दिखता, कम से कम आधुनिक क्रिकेट के युग में जब से मैं देख रहा हूँ, टेलेंडर्स के साथ जिस तरीके से वो बंदा पारी बिल्ड करता था, चाहे 281 वाली पारी हो या कई बार 70-80 रन का आप स्कोर ओझा को खिला दिया। हाँ, आप 80 का स्कोर देखोगे, उसने सिर्फ 80 रन बनाए, लेकिन जब देखो किसके साथ बनाए तब वहां वैल्यू सामने आती है। और जडेजा, जैसे जडेजा छठे सातवें पे इसी के आसपास आते हैं, उनमें वो नहीं दिखता, वो क्या कहते हैं 5-6 छक्के में मार लेता हूँ, 30 बनी जाएंगे, बाकी देख लेंगे। तो टेस्ट में ये एटीट्यूड नहीं चलता, तो वहाँ पे अगर इससे अब ऊपर के तो तीसरे चौथे नंबर के नायर भी हैं और ये केएल राहुल भी हैं, हर कोई ऊपर ही खेलता है, नीचे के बैट्समैन नहीं निकल के आ रहे। अगर एक दो मतलब प्रेशर थोड़ा सा रहे ना कि अगर भाई मैं अच्छा नहीं खेला तो ये मेरे को रिप्लेस कर लेगा, जैसे अब रोहित शर्मा प्रेशर था वो बाहर ही हो गए, तो ये प्रेशर जब तक नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया का जो एटीट्यूड था 90s में और अर्ली 2000 में, पूरी 11 खड़े और 11 और उन्हीं को रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से अगर छठे और पांचवें छठे सातवें नंबर का अगर कुछ परमानेंट इलाज हो जाए या इन्हीं के खेल में सुधार आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पेस पिचों पे जहां अर्ली विकेट जल्दी गिर जाते हैं वहां पे ज्यादा दिक्कत हो जाती है। एक और खिलाड़ी के बारे में, रिद्धिमान साहा, मतलब मुझे लगता है कि वो आदमी अतिरिक्त प्रेशर का सामना कर रहा है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का रिप्लेसमेंट के तौर पर वो आया है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय में काफी अच्छी रही है टेस्ट के लिहाज से, है ना, सुधरी है। तो अब हम उसको किस तरीके से देखें, थोड़ा और मौका दें, या जैसे बीच में हमने कई विकेट कीपर्स ट्राई किए, दिनेश कार्तिक को तो लंबे समय खिलाया भी, तो मतलब अभी हम कुछ ज्यादा भरोसे से उनको लगातार टीम में बनाए रख सकते हैं तीनों फॉर्मेट्स में, सिर्फ टेस्ट ही नहीं। अब मैं एक एग्जांपल फुटबॉल से देना चाहूँगा। फुटबॉल में क्या होता है कि आपको एक गोलकीपर एक्स्ट्रा रखना ही होता है, 15 टीमों में एक प्लेयर होना चाहिए, तो हमको एक ऐसा विकेट कीपर तैयार करना चाहिए, क्योंकि साहा के साथ एज फैक्टर भी है, एज कम तो है नहीं, 30 के आसपास है ना, 30 के, तो ज़्यादा 2 से 4 साल, क्योंकि लगातार 90 ओवर विकेट कीपिंग और फिर बैटिंग, तो प्रेशर कमर पे ही पड़ता है, कमर ही जाती है, घुटना जाता है। तो एक हम अगर इसके साथ ऋषभ पंत को या फिर संजू सैमसन को लेके चलें, टीम में जगह ना दो, कैंप में रखो, प्रैक्टिस के दौरान टिप्स लेगा, सीनियर प्लेयर हो गया साहा से थोड़ी बातें करेगा, कैसे क्या करना, सुधार आएगा गेम में। तो ऐसा ना हो कि एकाएक अभी से साहा को छोड़ लेंगे, हमको पार्थिव पटेल को पता नहीं जाने कहाँ से वो बैठ के ट्वीट भी किया था शायद उसने कि उसने क्या ट्वीट किया था कि डोसा, ये तो डोसा भी मुझसे बड़ा है, आधे घंटे बाद खबर आती टीम में आ गया वो। तो ये ना करना पड़े, एक हमारे पास एक रिप्लेसमेंट होनी चाहिए, टीम में ना रखो लेकिन साथ में रखो, कैंप्स में बुलाओ, या फिर अभी 15-16 की जो टीम होती है उसमें एक प्लेयर रखो जो सिर्फ टिप्स ले सके कि दादा कैसे किया तुमने दिन भर और मुझे क्या करना चाहिए। तो जब प्लेयर तैयार रहेगा तो, क्योंकि 4 से 5 साल से ज्यादा नहीं खेल पाएंगे। हालांकि पार्थिव पटेल आने के बाद 1-2 मैच तो बढ़िया खेला था पार्थिव, लेकिन उसके तो शुरू से आदत 2 मैच भी बढ़िया खेलता है वो। ये है कि पार्थिव पटेल 2 मैच खेल भी गए, तो अब भी वो लंबी रेस के घोड़े नहीं, उनकी भी उम्र हो गई है। कितना बड़ा था जब पार्थिव ने डेब्यू किया था, अब मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। तो एक मतलब जिस टीम के अगेंस्ट वो खेला उसमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो उस टाइम खेल रहा हो जब उसने डेब्यू किया था, वो ऐसा इतना बड़ा उसने स्टीव वॉ को स्लेज किया है।
इससे हमें समझ जाना है कि वो कब का आदमी है वो। एक और प्रश्न है कि काफी लंबे समय से हम लोग देखते आए हैं कि इंडिया की जो ओपनिंग पेयर रहा है टेस्ट मैचों में बड़ा हॉरिबल सा रहा है, मतलब एक लंबे बीच के कुछ वो छोड़ दें तो केतन भी बताएंगे कि अभी जो प्रेजेंट चल रहा है इससे हमको कितनी उम्मीद है। वो वही पता अभी है जैसे है कि लोकेश राहुल का सिर्फ एक इनिंग्स ऐसा है जिसमें उसने 50 नहीं बनाई है, और हमारी जो हाईएस्ट ये क्या था पार्टनरशिप, वो तीसरे टेस्ट का जो लास्ट इनिंग से उसमें मिला था हमें, जो 45 जैसे ही क्रॉस हुआ था तब में हाईएस्ट पार्टनरशिप ओपनिंग पार्टनरशिप मिली थी, और लोकेश राहुल लगातार 50 मार रहा है। तो हमें मालूम है एक आदमी है जो पूरे वक्त कंसिस्टेंटली नीचे है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, वो आ रहा है और जा रहा है। तो ये है कि कंसिस्टेंसी मतलब पार्टनरशिप के मामले में नहीं एक टिकेगा, ये अपने को पता है, कौन टिकेगा ये पता नहीं। ये तो पहले तो हाँ यही पहले भी है, बीच में जो इन्होंने एक बहुत ही एक्सपेरिमेंटल किया था वसीम जाफर के साथ दिनेश कार्तिक आता था, जिसमें वसीम जाफर ने 200 मारे थे इंग्लैंड में। उस टाइम पे ऐसा लगा था कि कुछ सही है, और 2 टेस्ट मैच के बाद फिर से दिनेश कार्तिक ऐसा गया कि आज तक वापस नहीं आया। तो ये हमेशा जूझे हम इससे, अभी भी मुझे लग रहा है कि जूझेंगे इससे। एक राजू श्रीवास्तव जोक सुनाते थे कि किसी को बुलाया और वो नहीं आया, बोले उसको बुलाओ वो आएगा नहीं, बोले क्यों, क्या वो आशीष नेहरा है? क्योंकि वो एक बार गया आया ही नहीं। तो क्या मतलब अभी जैसे आशीष नेहरा अच्छा खेलते हैं, अभी भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं आईपीएल ये सरप्राइजिंग है, अभी फिटनेस है, खेल रहे हैं, पूरा लगाए हुए हैं। तो मतलब थोड़ा सा उदार होकर के यार युवाओं को उनको भी देखना चाहिए। नहीं नहीं, तो वो तो सिर्फ टी20 खेलता है ना भैया। अरे वही मैं मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर जैसे भविष्य के लिहाज से नहीं, पर टीम में अगर एक पेसर की पोजीशन ऐसी है जो फिक्स नहीं है, मान लीजिए भुवनेश्वर कुमार चोटिल होते हैं तो कभी शमी आ जाते हैं, तो एक जगह पर उनको फिक्स कर लें तो जितना बचा खुचा करियर है उनके अनुभव का फायदा क्या बाकी लोगों को मिल सकता है। हाँ टेस्ट टीम की बात कतई नहीं, मतलब टेस्ट टीम में सवाल ही नहीं उठता। टेस्ट के लायक फिटनेस नहीं दिखती, उम्र बहुत हो गई है। टी20 में ठीक है, टी20 में ठीक है, लेकिन टेस्ट में भैया बॉलिंग ना भी करो, 90 ओवर खड़े रहना है भाई इस धूप में। 39 के आदमी से इतना एक्सपेक्ट ना करो यार, जान ले लोगे क्या? हाँ ठीक है ठीक है। एक बार जाते जाते मैं चाहता हूं कि इस सीजन के अश्विन और जडेजा दोनों के आंकड़े दिखा दो, क्योंकि अश्विन को बात के समय में हमने ऑलराउंडर ही माना है। हाँ ये वाले 16 में अश्विन ने 12 मैचेस में 72 विकेट लिए थे 2016 में, और उनका एवरेज 24.55 था। और जडेजा ने 43 विकेट्स लिए 9 मैचेस में, ये 2016 का है, 16 का है। 3 मैचेस का अंतर है, और एवरेज के हिसाब से जडेजा बेहतर है। और 2017 में ऑब्वियसली मतलब जडेजा ने झंडे गाड़े हुए हैं, 5 मैचेस में 31 विकेट लिए हैं, अश्विन ने 5 में 27 लिए हैं। ये 5 के 5 जो मैचेस रहे इनकी पिच के बारे में बात हुई है, ये भी साथ में बता दिया जाए। ठीक है, तो वो पिच भारतीय पिचें थी और देसी पिच भारतीय, अच्छा भारतीय पिचें नहीं, इसको देसी पिचें थी हैं, तो इसलिए मतलब यहाँ जो 2 एक्सपर्ट्स जो खेल को कवर करते हैं उन लोगों का यही कहना था कि ये थोड़ी जल्दबाजी होगी, एग्जैजरेशन होगा कि अगर हम अभी से कहें कि रविंद्र जडेजा भारत के मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर बन गए हैं, बहुत जल्दबाजी है। उन्होंने भारतीय पिचों पर टेस्ट में अपना प्रदर्शन सुधारा जरूर है, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी और लाएं, विदेशी पिचों पर भी अच्छा करें, तब ये लोग वो टाइटल उनको देने के बारे में सोचेंगे, तब भी सोचेंगे। ठीक है, ये फेसबुक लाइव देख रहे थे आप, मैं कुलदीप सरदार, कैमरे के पीछे अमितेश कुमार, द लल्लन टॉप.com के लिए।